प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण को प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में सीखेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति पर चर्चा करेंगे। हम यह पढ़ेंगे कि किसी शरीर का भार स्थान से स्थान पर कैसे भिन्न होता है और आज हम इसका एनसीईआरटी खंड 9.1 से लेकर 9.1.2 तक पढ़ेंगे। यह अस्वीकरण है। आज का व्याख्यान पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है और इसे किसने दिया था और इसकी क्या महत्व है। सबसे पहले हम जिन विषयों को पढ़ने वाले हैं उन सभी विषय का परिचय देखेंगे। फिर एनसीईआरटी खंड 9.1 गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। फिर एनसीईआरटी खंड 9.1.1 गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पढ़ेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी खंड 9.1.2 में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ेंगे। फिर हम एक उदाहरण 9.1 हल करेंगे। हम इन विषयों पर आधारित अंतर्गत प्रश्नों को भी हल करेंगे और अंत में हम एक छोटे सारांश में व्याख्यान का निष्कर्ष लेंगे। आइए समझते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, यह कैसे काम करता है और हमारे ब्रह्मांड की समझ के लिए क्यों आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सभी द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइए समझते हैं इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। ऊंचाई से गिराई गई वस्तुएं नीचे की ओर क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी का विशाल द्रव्यमान एक मजबूत बल पैदा करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो आसपास की वस्तुओं को उसके केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जब एक सेब पेड़ की शाखा से अलग होता है तो इस पर कार्य करने वाला प्रमुख बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का विशाल द्रव्यमान एक नीचे की ओर खिंचाव लगाता है, जिसके कारण सेब पृथ्वी के केंद्र की ओर सीधे त्वरित होता है। तो सरल शब्दों में गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। आइए इसके कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है खगोलीय गति। खगोलीय गति का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा और तारों जैसे आकाशीय पिंडों का आकाश में गति। यह खगोलीय गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होती है। खगोलीय गति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। खगोलीय गति का जाना माना उदाहरण है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की सूर्य के ओर चारों ओर गति। साधारण शब्दों में पृथ्वी, मंगल, जुपिटर आदि ग्रह भी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करते हैं, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। इस चित्र को देखते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा को दिखा रहा है। यह सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की क्रिया का एक उत्तम वास्तविक दुनिया का उदाहरण है। प्रिय छात्रों, गुरुत्वाकर्षण बल के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। तो छात्रों, अब आप समझ पाएंगे कि एक सेब के गिरने का अवलोकन कैसे न्यूटन को बलों और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति पर प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन ने एक पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा। सेब के गिरने का यह सरल अवलोकन उन्हें यह सोचने पर प्रेरित किया कि वह नीचे ही क्यों गिरा, ना कि दाएं, ना कि बाएं, ना ऊपर की ओर। एक सेब का गिरना एक सामान्य घटना थी जिसे न्यूटन ने असाधारण जिज्ञासा के साथ देखा। सेब के गिरने को स्वीकार करने के बजाय न्यूटन ने पूछा कि यह सीधा पृथ्वी के केंद्र की ओर क्यों गिरा। वस्तुओं पर कार्य करने वाला बल उसे नीचे की ओर आकर्षित करते हैं। पृथ्वी अविश्वसनीय
रूप से विशाल है और यह द्रव्यमान एक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करता है जो इसके पास आसपास की हर चीज पर कार्य करता है, जैसे कि सेब हो गया, छात्र हो गया या इमारतें हो गई। यह बल ही वह है जिसने सेब को जमीन की ओर त्वरित किया। अब गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि उसे नीचे की ओर कौन सा बल खींच रहा है। न्यूटन ने इसके बारे में सोचा, यदि पृथ्वी एक सेब को आकर्षित कर सकती है तो क्या वह चंद्रमा को भी आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों मामलों में बल समान है? अर्थात कि जब चंद्रमा को जो ये चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर, क्या यहाँ पे भी लगने वाला बल और जब हमारा सेब जब गिरा था पृथ्वी के ऊपर तो यहाँ पे भी लगने वाला बल क्या ये समान है? मतलब कि एक ही प्रकृति के है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि दोनों मामलों सेब का गिरना और चंद्रमा की परिक्रमा में एक ही प्रकार का बल जिम्मेदार है। चंद्रमा को अदृश्य धागों से नहीं लटकाया गया है, यह लगातार पृथ्वी के चारों ओर गिर रहा है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा जा रहा है जो सेब को सीधे नीचे की ओर खींचता है। यह सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की उत्पत्ति है। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी का विषय नहीं है, यह ब्रह्मांड का विषय है। न्यूटन ने चांद की गति का जो कक्ष है इसके बारे में और सोचा। भौतिकी में गति में कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करना चाहती है जो कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व है। न्यूटन ने प्रस्ताव दिया कि चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, इसका पथ लगातार मुड़ रहा है। दिशा में निरंतर परिवर्तन का अर्थ है कि कुछ इसे अंदर की ओर पृथ्वी की ओर खींच रहा है। अर्थात कि हमारा जो ये चंद्रमा है ये परिक्रमा कर रहा है हमारे पृथ्वी की चारों ओर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई बल है जो इसे खींच रहा है। इस निरंतर आंतरिक खिंचाव और सीधे पथ से विचलन का कारण बनने वाला बल पृथ्वी से उत्पन्न एक आकर्षण बल होना चाहिए। न्यूटन ने इस बल की पहचान गुरुत्वाकर्षण के रूप में की। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिर रहा है, हम वास्तव में इसे पृथ्वी से टकराते हुए नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की आगे की गति इसे पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते रहने के लिए बनाए रखती है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की एक बहुत अधिक स्पर्श रेखीय गति होती है। यह पृथ्वी के भीतर गिरने की बजाय इसके चारों ओर घूमता है। यह बल जो चांद पर पृथ्वी के कारण लगता है, इसी के कारण चांद एक बंद कक्षा में गति करता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान मौजूद है, वह अपनी ओर दूसरी प्रत्येक वस्तु को जिसमें की द्रव्यमान मौजूद है आकर्षित करती है। इस आकर्षण की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तुएं कितनी भारी हैं और वे एक दूसरे से कितनी दूर है। इस बल में एक चीज तो स्पष्ट है कि इसमें आकर्षण प्रकृति है। अब यह साधारण वस्तुओं जैसे सेब को आकर्षित करती है और यह चंद्रमा को भी आकर्षित करती है, लेकिन प्रभाव अलग होते हैं क्योंकि चंद्रमा के पास पहले से ही गति होती है जो इसे एक बंद कक्षा में घूमने रहने के लिए बनाए रखती है। और अगर हम एक गिरते हुए सेब के बारे में बात करें तो इसकी कोई प्रारंभिक गति नहीं होती, इसलिए यह सीधे पृथ्वी की ओर गिरता है। यह पता लगाकर कि सेब को जमीन पर गिराने वाला बल वही बल है जो चंद्रमा को कक्षा में रखता है, इन सभी अवलोकनों ने न्यूटन को सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में सोचने पर प्रेरित किया। चलिए हम एक गतिविधि के माध्यम से चंद्रमा की गति को समझने का
प्रयास करते हैं। इस गतिविधि के उपयोग से आप समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य एक भौतिक मॉडल बनाना है जो यह प्रदर्शित करे कि केंद्र बिंदु की ओर निर्देशित एक बल कैसे किसी वस्तु को दीर्घ वर्ताकार गति में कक्षा में गति में रखता है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक धागा, एक छोटा पत्थर। पत्थर एक कक्षा में घूमने वाले खगोलीय पिंड का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे चंद्रमा या फिर कोई ग्रह। इसके लिए प्रक्रिया होगी, चरण 1 होगा, धागे का एक टुकड़ा ले, धागे के एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधे। यह चरण पत्थर को एक बंद पाथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से जोड़ता है ताकि वह वृत्ताकार गति कर सके। यह दिखाता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शून्य अंतरिक्ष में चंद्रमा से कैसे जुड़ा हुआ है। चरण 3, धागे के दूसरे सिरे को पकड़े और इसे एक गोलाकार गति में घुमाए, ऊपर दिए गए चित्र में दिए हुए अनुसार। अब हम इस क्रिया को सीधे पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली से संबंधित करते हैं। आपका हाथ पृथ्वी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। आपके द्वारा शुरू की गई घूर्णन गति पत्थर को आवश्यक अग्रेसित वेग प्रदान करती है। किसी वस्तु को केवल सीधे नीचे गिरने के बजाय कक्षा में रहने के लिए यह क्षैतिज गति की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धागे में तनाव केंद्र पसारी अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह बल लगातार पत्थर को आपके हाथ की ओर अंदर की ओर खींचता है, इसे सीधी रेखा में उड़ने से रोकता है और इस प्रकार इसे एक स्थिर गोलाकार कक्षा में बाध्य करता है। और प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम अब अंतिम 3 चरणों को कवर करेंगे। चरण 4, जब पत्थर एक वृत्त में घूम रहा है तो उसकी गति को ध्यान से देखें। यह एक स्थिर सुगम वृत्त में घूमता है। क्यों? क्योंकि धागा लगातार अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान कर रहा है, जिसके कारण पत्थर सीधी रेखा से हटकर आपके हाथ के चारों ओर घूमने के लिए विवश हो जाता है। चरण 5, पत्थर गति में होते समय धागे को अचानक से छोड़ दें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। धागा छोड़ने से हमारे मॉडल के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? हम गुरुत्वाकर्षण को तुरंत बंद कर रहे हैं। हम उस अभिकेंद्रीय बल को हटा रहे हैं जो वृत्ताकार गति को बनाए रखता है। जैसे ही आप धागे को छोड़ते हैं, अब कोई अंदर की ओर खींचने वाली शक्ति नहीं रहती। चरण 6, आप देखेंगे कि वह एकदम सीधी रेखा में उड़ जाता है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ जिसे वह अभी बना रहा था। यह न्यूटन के गति के पहले नियम जड़त्व का दर्शाता है। गति में कोई वस्तु सीधी रेखा में गति में रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर काम ना करे। जैसे ही हमने गुरुत्वाकर्षण मतलब कि धागे को हटा दिया, पत्थर सीधी रेखा में गति करने की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर लौट गया। इससे यह साबित होता है कि चांद को पृथ्वी की परिक्रमा में रखने के लिए एक आंतरिक बल का अस्तित्व होना चाहिए। गतिविधि 9.1, हम खोजों को चरण दर चरण देखेंगे। अवलोकन 1, जब पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो यह एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। जब तक हम जानबूझकर तनाव और गति लगाते रहते हैं, पत्थर उड़कर नहीं जाता। यह हमारे हाथ के चारों ओर सफलतापूर्वक घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर सफलतापूर्वक घूमता है। अवलोकन 2, धागा
वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जो पत्थर को अंदर की ओर खींचता है, जिससे वह वृत्ताकार गति में रहता है। हमने धागे को अभिकेंद्रीय बल का स्रोत पहचाना। अभिकेंद्रीय का मतलब है केंद्र की ओर खींचने वाला बल। यह आवश्यक अंदर की ओर का खिंचाव है जो पत्थर की सीधी रेखा में जाने की प्रवृत्ति को दबाता है और उसे वृत्त में घूमने के लिए बाध्य करता है। अवलोकन 3, जब धागा छोड़ दिया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल गायब हो जाता है। यह हमारा मुख्य प्रयोगात्मक क्षण था। छोड़ देने से हमने तुरंत आंतरिक बल को हटा दिया। हमने मूल रूप से अपने मॉडल में गुरुत्वाकर्षण को बंद कर दिया। अवलोकन 4, परिणाम स्वरूप पत्थर रिलीज के बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के साथ सीधी रेखा में चलता है। पत्थर द्वारा लिया गया पथ देखें। इसने वक्र बनाए रखना नहीं जारी रखा और यह सीधे नीचे नहीं गिरा। यह वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ एकदम सीधी रेखा में निकल गया। वही दिशा जिसमें यह तभी चल रहा था जब बल उस पर कार्य करना बंद हो गया था। अवलोकन 5, यह व्यवहार इस अवधारणा को प्रदर्शित करता है कि गति में कोई वस्तु उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। न्यूटन का प्रथम नियम है। यह प्रयोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर का एक वेग था। जब बल मतलब कि धागे का तनाव, गुरुत्वाकर्षण बोल दीजिए, हटा दिया गया तो उसकी अंतर्निहित जड़ता ने कार्य किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी कक्षा में रहने के लिए एक निरंतर बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अब हम अपने निष्कर्षों का उपयोग करके यह समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में अंतरिक्ष में कैसे काम करता है। आइए देखते हैं कि इस गतिविधि का गुरुत्वाकर्षण बल से क्या संबंध है। यह गतिविधि हमें यह समझने में मदद करती है कि वस्तुओं को वक्र पथ पर गति करते रहने के लिए केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। हमारे प्रयोग ने हमें यह दिखाया कि जब किसी वस्तु की सहज प्रवृत्ति सीधे चलने की होती है, लगातार केंद्र की ओर लगने वाला बल उसे वक्र पथ पर चलने के लिए बाध्य कर सकता है। धागे ने वह बल प्रदान किया। वक्र गति उत्पन्न करने का यह तंत्र सार्वभौमिक है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बनाए रखता है। जब बल जैसे धागे का तनाव या फिर गुरुत्वाकर्षण बोल दीजिए उसे, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी एक बल ही है, हटा दिया जाता है तो वस्तु सीधी रेखा में गति करने लगती है। हमने यह देखा था कि जब हमने धागे को छोड़ दिया था, जड़ता के कारण पत्थर सीधी रेखा में निकल गया। चंद्रमा के लिए इसका निहितार्थ सरल है। यह कल्पना करें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाए तो चंद्रमा न तो रुकेगा और न ही गिरेगा, बल्कि वह तुरंत अंतरिक्ष में सीधी रेखा में उड़ जाएगा और अंतहीन रूप से उसी दिशा में यात्रा करता रहेगा जिस दिशा में वह अंतिम बार गति कर रहा था। हमारी गतिविधि ने खगोलीय कक्षाओं को बनाए रखने में निरंतर आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल की महत्वपूर्ण भूमिका को सही ढंग से प्रदर्शित किया। हम लगातार आंतरिक बल और खींचने के शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भौतिकी में इसे विशिष्ट प्रकार के बल का एक औपचारिक नाम और सटीक परिभाषा होती है। हम अपने पत्थर और धागे के मॉडल का उपयोग करके इस महत्वपूर्ण अवधारणा को परिभाषित करने वाले हैं। हम देखते हैं कि पत्थर चारों ओर घूम रहा है, इसकी गति निरंतर है, लेकिन ध्यान से देखें, भले ही गति स्थिर हो, कुछ मौलिक चीजें हमेशा बदलती रहती है। दिशा लगातार बदल रही है।
हर पल पत्थर थोड़ा अलग दिशा में मतलब कि गति कर रहा है, जैसे वह पिछले सेकंड में था। यह एक निरंतर दिशा परिवर्तन है। दिशा में परिवर्तन का अर्थ है वेग में परिवर्तन, जिसका अर्थ है कि पत्थर त्वरण का अनुभव कर रहा है। यह भौतिकी की एक मुख्य अवधारणा है। वेग केवल चाल नहीं है, यह चाल और दिशा दोनों है। यदि चाल या दिशा में से कोई भी एक चीज बदलती है, तो वस्तु तकनीकी रूप से त्वरण कर रही होती है। इसीलिए भले ही पत्थर की चाल स्थिर हो, लेकिन क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है, तो इसमें एक निरंतर त्वरण मौजूद है। इस त्वरण का कारण बनने वाले बल और पत्थर को वृत्ताकार पथ पर चलने रहने के लिए बनाए रखने वाले बल केंद्र की ओर कार्य करता है। यह न्यूटन के नियमों से हम न्यूटन के नियमों से जानते हैं कि गति अर्थात कि त्वरण में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसी स्थिति में बल धागे का तनाव है और यह हमेशा सीधे केंद्र आपके हाथ की ओर खींचता है। यह बल अभिकेंद्रीय बल अर्थात केंद्र की ओर खींचने वाला बल कहलाता है। यह वह बल है जो वृत्ताकार गति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि यह बल अनुपस्थित है, तो पत्थर एक सीधी रेखा में मतलब एक सीधी रेखा के साथ उड़ जाएगा। हमने यह देखा था जब हमने उसे छोड़ दिया। उस केंद्र खोज बल के बिना पत्थर तुरंत वक्रता रोक देता है और एक सीधी रेखा में चलकर जड़त्व का पालन करता है। अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चंद्रमा अपनी कक्षा में इसलिए रहता है क्योंकि वह निरंतर एक केंद्र की ओर खींचने वाले अभिकेंद्रीय बल के अधीन होता है। यह वक्र पथ चंद्रमा की स्वाभाविक गति नहीं है, यह एक बाध्य गति है। वास्तविक दुनिया में चांद को पृथ्वी से जोड़ने वाला धागा गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। न्यूटन को इस सार्वभौमिक संबंध का एहसास हुआ। जो बल सेब को नीचे खींचता है, वही बल चांद को उसकी कक्षा में अंदर की तरफ खींच रहा है। याद है कि जब आपने धागे को छोड़ दिया था तो क्या हुआ था? पत्थर सीधी स्पर्श रेखा पर निकल गया था। अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाए तो चांद के साथ भी वही होगा। यह न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व का नियम जिसे हम बोलते हैं, का पालन करेगा और हमेशा के लिए सीधी रेखा में गहरे अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा। यह बात कि चांद अभी भी यही है, इससे साबित होता है कि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है और लगातार वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। हम पृथ्वी द्वारा चंद्रमा को खींचने और पृथ्वी द्वारा एक सेब को खींचने के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक है, मतलब कि हर चीज जिसमें द्रव्यमान हो दूसरी हर चीज को खींचती है, तो क्या ये छोटी चीजें पृथ्वी को वापस खींचती है? मतलब कि क्या ये छोटी चीजें भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है? अब प्रश्न यह है कि जब एक गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हाँ, सेब पृथ्वी को आकर्षित करता है। न्यूटन का तीसरा नियम सरल है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि पृथ्वी एक निश्चित बल के साथ सेब को नीचे की ओर खींचती है, तो सेब को भी पृथ्वी को उसी बल से ऊपर की ओर खींचना चाहिए। तो अगर बल बराबर है, सेब की गति नोटिस की जा सकती है, जबकि पृथ्वी स्थिर बैठी हुई लगती है। इसका कारण बलों के परिणामों में छिपा हुआ है, जो गति के द्वितीय नियम को लाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम
हमें बताता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आपके पास एक निश्चित मात्रा में बल है तो एक छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक त्वरण से चलेगी, लेकिन बहुत अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण लगभग ना के बराबर होगा। सेब का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। यह मुख्य अंतर पैदा करता है। सेब का वजन पूरे पृथ्वी ग्रह की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं है। इसीलिए सेब की ओर पृथ्वी का त्वरण ध्यान देने लायक नहीं होता। सेब और पृथ्वी दोनों एक ही बल का अनुभव करते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बेहद विशाल है, इसीलिए सेब की छोटी छोटी खिंचत के जवाब में इसका त्वरण प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है। यह हमारे लिए मापने या देखने के लिए बहुत छोटा है। हमने पृथ्वी और चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब हम बड़ी तस्वीर देखने के लिए तैयार है, हमारा सौरमंडल। हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है वे ब्रह्मांड के हर स्थान पर लागू होते हैं, अर्थात कि ये गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह मौजूद है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गतिविधि 9.1 और पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के लिए हमने जो तर्क लगाया था उसी तर्क को लागू करने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखने के लिए एक मजबूत अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए। वह बल सूर्य और प्रत्येक ग्रह के बीच एक आकर्षण बल है। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि न केवल पृथ्वी सेब और चंद्रमा को आकर्षित करती है, बल्कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। यह न्यूटन की प्रतिभा की एक बड़ी छलांग थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल पृथ्वी की घटना नहीं है। जो बल सेब को गिराता है वही बल चंद्रमा को मार्गदर्शित करता है, वही बल मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में मदद करता है, और वही बल एक द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच कार्य करता है। उन्होंने इसे सार्वभौमिक बना दिया। हम इन सभी उदाहरणों को एक नाम के अंतर्गत एकत्र करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, या सरलता के लिए गुरुत्वाकर्षण। यह मौलिक बल है जो हमारे सौरमंडल को एक साथ रखने, हमारे पैरों को जमीन पर रखने और पूरे ब्रह्मांड में गति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। हमने स्थापित कर लिया है कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह मौजूद है। न्यूटन ने केवल यह नहीं कहा कि हर एक चीज को आकर्षित करती है, बल्कि उन्होंने यह ताकत कितनी मौजूद है इसकी गणना के लिए एक सटीक गणितीय सूत्र भी दिया था। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एकल वाक्य पूरे नियम का सारांश है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को निर्धारित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। द्रव्यमान भारी वस्तुएं अधिक खींचती है। किसी वस्तु में जितनी अधिक सामग्री होती है उतना ही गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है। दूरी, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है और यह मजबूत तेजी से कमजोर हो जाता है, अर्थात कि यह जो बल है वो तेजी से कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा किसी वस्तु के केंद्र की ओर खींचता है। सूत्र में दूरी की गणना करते समय यह हमेशा एक वस्तु के सटीक केंद्र से दूसरी वस्तु के सटीक केंद्र तक की दूरी मापते हैं। हमें इस नियम को गणितीय बनाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना होगा। चित्र 9.2 को देखें। हमारे पास दो वस्तुएं हैं। वस्तु ए बड़ा द्रव्यमान m और वस्तु बी छोटा द्रव्यमान
m। उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है। उन्हें एक दूसरे को और खींचने वाला बल F है। गणित की भाषा में गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि बल सीधे समानुपाती होता है एक साथ गुणा किए गए द्रव्यमानों के, अर्थात कि बड़ा M गुणा में छोटा m। यदि आप किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाता है। यदि आप दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दें तो बल 4 गुना बढ़ जाता है। द्रव्यमान का बहुत अधिक महत्व है यहाँ पर। ठीक है, सबको चलो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का दूसरा आधा हिस्सा देख लेते हैं। यहां पर हम दूरी को समीकरण में लाते हैं और उस सूत्र को अंतिम रूप देते हैं जिसका उपयोग न्यूटन ने पूरे ब्रह्मांड को वर्णित करने के लिए किया था। गुरुत्वाकर्षण बल F का नियम। यह नियम का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि जैसे दूरी d बढ़ती है बल कम हो जाता है। लेकिन ध्यान दें यह दूरी का वर्ग है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर आप दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आधा नहीं हो जाता है बल्कि वह 1/4 हो जाता है। दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेजी से कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि हमारा जो ये बल है वे व्युत्क्रमानुपाती है हमारे दूरी के वर्ग के। अब हम दोनों नियमों को एक साथ रखते हैं। हमारा जो ये बल है ये समानुपाती होगा दो द्रव्यमानों के गुणांक के और व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी बल F समानुपाती दो द्रव्यमान के गुणा में 1 में दूरी का वर्ग। यहां से हमें एक अनुपातिकता स्थिरांक G प्राप्त होता है और हमें समीकरण प्राप्त होता है F बराबर में G बड़ा M गुणा में छोटा m बटा में दूरी का वर्ग। यह अंतिम समीकरण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। बड़ा अक्षर G समानुपाती स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है क्योंकि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान रहता है। यह सिर्फ एक संख्या है जो समीकरण को सही ढंग से संतुलित करने में मदद करती है। हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य सूत्र है बल F बराबर में G बड़ा M गुणांक में छोटा m बटा में दूरी का वर्ग। अब हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि उस रहस्य में नियतांक संख्या G का मान कैसे निकाला जाए और इसकी इकाइयां क्या है। हम मुख्य समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सरल बीजगणित का उपयोग करने वाले हैं। यदि हम G को अकेले प्राप्त करना चाहते हैं तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को d के वर्ग से गुणा कर सकते हैं। तब हमें समीकरण मिलेगा F गुणा में दूरी का वर्ग बराबर में G गुणांक में बड़ा M गुणा में छोटा m प्राप्त होगा। और यहाँ पुनर्व्यवस्थित सूत्र है जो कि है G बराबर में बल F गुणांक में दूरी का वर्ग और बटा में बड़ा M गुणा में छोटा m। हम इसे द्रव्यमानों से दोनों ओर भाग देकर प्राप्त करते हैं। यह समीकरण अब हमें यह बताता है कि यदि हम बल, दूरी और शामिल दोनों द्रव्यमानों को मान को जानते हैं तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G के मान की गणना कर सकते हैं। प्रत्येक भौतिक माप की एक इकाई जैसे कि मीटर, सेकंड या किलोग्राम होती है। हम G के लिए इस इकाई का पता कर इसके सूत्र को देखकर लगा सकते हैं। बल F को न्यूटन में मापा जाता है। दूरी का वर्ग D का वर्ग को मीटर के वर्ग में मापा जाता है।
द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान मतलब कि बड़ा एम गुणा में छोटा एम को किलोग्राम के वर्ग में मापा जाता है। जब आप इन्हें अंश एफ गुणा में वर्ग दूरी का वर्ग बटा में बड़ा एम इंटू में गुणांक में छोटा एम में संयोजित करते हैं तो आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए विशिष्ट इकाई मिलती है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से न्यूटन मीटर का वर्ग किलोग्राम का उल्टा वर्ग के रूप में लिखते हैं। चलिए एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देख लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र है बल F बराबर में G गुणा में बड़ा M इंटू में छोटा M बटा में दूरी का वर्ग। यह सूत्र हमें बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच बल की ताकत की गणना कैसे करें। जहां पर F हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, बड़ा M और छोटा M दो वस्तुओं के द्रव्यमान है और हमारा ये जो D है वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है और G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर है 6.673 गुणा में 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की घात माइनस 2। जी का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक मौलिक भौतिक नियतांक है। यह माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में हर जगह समान है और समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, जो हमारी गुरुत्वाकर्षण की वर्तमान समझ की नींव बनाता है। तो अब आता है उदाहरण 9.1। उदाहरण है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा में 10 की घात 24 किलोग्राम है और चंद्रमा का 7.4 गुणा में 10 की घात 22 केजी है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुणा में 10 की घात 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें। मान लीजिए जी हमारा बराबर है 6.7 गुणा में 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की घात माइनस का 2। आइए अब इसका हल देखते हैं। पहले हम व्यवस्थित करते हैं कि हम क्या जानते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा एम बराबर में 6 गुणा में 10 की घात 24 केजी। चंद्रमा का द्रव्यमान m बराबर में 7.4 गुणा में 10 की घात 22 केजी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी d बराबर है 3.84 गुणा में 10 की घात 5 किलोमीटर। तो हमें यहां से मिल जाएगा d बराबर में 3.84 गुणा में 10 की घात 8 मीटर। और हमारे पास g का मान है g बराबर में 6.7 गुणा में 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की घात माइनस का 2। तो समीकरण 9.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है F बराबर में G गुणा में बड़ा M इंटू में छोटा m बटा में D का वर्ग। बल के लिए हल करने पर हमारे पास आएगा F बराबर में G बड़ा M इंटू में गुणा में छोटा m बटे में दूरी का वर्ग। तो हमारे पास जब हम यहाँ पे इन
दिए गए मानों को रख देंगे तो हमारे पास समीकरण आएगा F बराबर में 6.7 गुणा में 10 की घात -11 गुणा में 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा में 7.4 गुणा में 10 की घात 22 बटा में 3.84 गुणा में 10 की घात 8 पूरे की घात 2। तो इसको हल करने पर हमारे पास मान आएगा F बराबर में 2.02 गुणा में 10 की घात 20 न्यूटन। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है 2.02 गुणा में 10 की घात 20 न्यूटन। अब आता है अंत्य पाठ प्रश्न 1। तो प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। आइए देखते हैं इसका हल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर एक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। यह समझाता है कि बल की गणना कैसे की जाती है। अधिक द्रव्यमान का अर्थ है अधिक बल, अधिक दूरी का अर्थ है कम बल। तो हमारे पास यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र आता है यह आता है F बराबर में G m1 गुणा में m2 बटा में दूरी का वर्ग। तो ये हमारा सूत्र है जहां पर F हमारा क्या है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है और यहाँ पे जो बड़ा G है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान है 6.7 गुणा में 10 की घात -11 न्यूटन मीटर की घात 2 kg की घात -2 और m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान है और r दो वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है। अब आता है अंत्य पाठ प्रश्न 2। पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न है, मतलब कि हमारा जो एक यहाँ पे द्रव्यमान है वो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। चलिए हल पर नजर डालते हैं। हम ये परिभाषित करके शुरू करते हैं कि हम क्या माप रहे हैं। F वह विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है जो आपको जमीन से चिपकाए रखता है। यह बल वैसे वस्तु के भार के रूप में भी जाना जाता है। हमें परस्पर क्रिया में शामिल दो द्रव्यमानों की आवश्यकता होती है। हम अपने ग्रह के विशाल द्रव्यमान के लिए m e जहां e पृथ्वी के लिए है का उपयोग करते हैं और सतह पर रखी गई वस्तु के छोटे द्रव्यमान के लिए m का उपयोग करते हैं, छोटा m। मान ले कि पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी है, तो हमारे पास यहाँ पे सूत्र निकल के आएगा, मतलब कि हमारा जो केंद्र, पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी r है, तो जो सूत्र आएगा वो आएगा F बराबर में G बटा m छोटा m बटा में r की घात 2। आइए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का महत्व। इस नियम ने बहुत सारी घटनाओं को समझाया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा समझाए गए कई प्रकार के प्रतिभास इस प्रकार है। बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का सबसे तुरंत उदाहरण है। कैसे हम अपने जीवन के हर सेकंड इसका अनुभव करते हैं। यह समझाता है कि हम जमीन पर क्यों रहते हैं और आकाश में क्यों नहीं उड़ जाते। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे द्रव्यमान को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। यही बल हमें भार प्रदान करता है।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वह आवश्यक केंद्र विमुख बल है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। चंद्रमा लगातार पृथ्वी के चारों ओर गिरता रहता है, इसलिए वह कक्षा में बना रहता है और सीधी रेखा में नहीं उड़ता है। सूर्य के चारों चारों ग्रहों की गति, यह नियम पृथ्वी के पड़ोस से कहीं दूर अधिक फैला हुआ है। यह हमारे सौरमंडल की संपूर्ण संरचना का व्याख्या करता है। सूर्य अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों की कक्षाओं के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और अन्य सभी को उनके नियमित मार्ग पर बनाए रखता है। सौरमंडल में अराजकता को रोकता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा समझाई गई कई परिघटनाएं। चांद और सूरज के कारण ज्वार। न्यूटन का तीसरा नियम आपको याद है। चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा की को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा भी पृथ्वी को वापस खींचता है। चंद्रमा से यह खिंचाव इतना मजबूत होता है कि वह पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है, जिससे हम ज्वार कहते हैं। सूर्य भी इस खिंचाव में योगदान देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। न्यूटन के नियम की प्रतिभा इस बात में है कि यह गिरते हुए सेब, चंद्रमा की कक्षा, सभी ग्रहों के मार्ग और समुद्री ज्वार भाटा जैसी अलग अलग चीजों के लिए एकल सरल व्याख्या प्रदान करता है द्रव्यमानों के बीच इस मौलिक आकर्षण बल के लिए। अब हम गुरुत्वाकर्षण पर अपनी चर्चा के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करें। तो ये सारांश है आज का। तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच एक सार्वभौमिक आकर्षण बल है। न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों बड़ा M गुणा में छोटा m के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। और हमारे पास सूत्र आता है F बराबर में G बड़ा M गुणा में छोटा m बटा में दूरी का वर्ग। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान है 6.673 गुणा में 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के G की घात -2 होता है। G पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है। अभिकेंद्रीय बल जो वस्तुओं को वृत्ताकार गति में रखता है, जैसे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, केंद्र की ओर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें ग्रहों की गति, उपग्रहों की कक्षाएं, ज्वार भाटा और तारे तथा आकाशगंगाएं जैसे खगोलीय पिंडों का निर्माण शामिल है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करता हूं आपको आज का अध्याय समझ में आया होगा।